स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट का मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं। हमने जो सेक्शन लिया है वो सेक्शन इतनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस में। मेंस के एग्जामिनेशन में आप किसी भी स्टेट में देखेंगे तो वो सवाल आपसे बार बार पूछा जा चुका है। सवाल है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। तो लीगल डिसेबिलिटी, एज यू ऑल नो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं और मेंस में भी पूरा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनता है। तो आज देखते हैं कि अगर ये सवाल आपसे मेंस में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें एक्सक्लूड कर देनी चाहिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। So the first question is the question is discuss the concept of legal disability under section 6 of limitation act. Now see, इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको सेक्शन भी मेंशन कर दिया है। हाउएवर कई जगह ऐसा भी होगा जहाँ पे आपको सिर्फ लीगल डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, सेक्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो इजी है, ये क्वेश्चन में तो साफ साफ बता दिया है सेक्शन 6। लेकिन क्या सिर्फ सेक्शन 6 में ही बात की गई है लीगल डिसेबिलिटी की, और कहीं बात नहीं करी गई? तो आंसर जब हम लिखेंगे तो हमारा आंसर बहुत होलसम होना चाहिए। यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि सेक्शन 6 के अंडर लीगल डिसेबिलिटी क्या है वो बता दो। तो क्या आप सिर्फ सेक्शन 6 लिख कर आएंगे? क्या आप 7, 8 और 9 नहीं लिखेंगे? नाउ अगेन एनालाइज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे केस लॉज नहीं पूछे तो क्या आप केस लॉज नहीं लिख कर आएंगे? तो यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे शुरू करेंगे आंसर और उसमें कैसे कैसे हम चीजें ऐड करते चलेंगे। तो लेट्स बिगिन द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ जो आपका पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है ना, दैट हैज टू बी रियली क्रिस्प, दैट हैज टू बी ऑन द पॉइंट। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक लाइन बैठ के पढ़े, लेकिन इंट्रोडक्शन तो फिर भी सब पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में ही अगर आप उन्हें ये बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है, नथिंग बेटर देन दैट। यहाँ पे आपको अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन में सेक्शन नंबर बताया हुआ है तो भी सेक्शन नंबर आपको फिर से मेंशन करना है, और अगर नहीं बताया है तो भी आपको सेक्शन नंबर मेंशन करना है। पहले ही जैसे फर्स्ट सेंटेंस ही अगर एग्जामिनर पढ़ रहा है और उसमें उसे सेक्शन नंबर दिख जाता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि अच्छा आपने ये पढ़ा हुआ है, यानी उसका उसको इम्प्रेस करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 6 के अंडर बताना है, लीगल डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वैसे भी सेक्शन 6 के अंडर है। हाउएवर सेक्शन 6 के ही एक्सटेंशन है 7 एंड 8। 7 एंड 8, सेक्शन 7 सेक्शन 8 भी सिर्फ लीगल डिसेबिलिटी के बारे में ही बात करते हैं। तो आपको कौन कौन से सेक्शन लिखने हैं इंट्रोडक्शन में? वो सारे ही सेक्शन जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हो। फिर से सुनिए, डायरेक्टली रिलेटेड हो। हर सेक्शन जहां पे कोई किसी तरह से कनेक्शन हो लीगल डिसेबिलिटी का, वो सारी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी सेक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है वो सारे सेक्शन हमें इंट्रोडक्शन में लिखने होते हैं। तो इसको आंसर को देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, which also extends to the other section such as section 7, 8 and 9 of the limitation. Now 7, 8 तो ठीक है, 9 में क्यों लिखा है हमने? क्योंकि 9 is an exception to section 6, right? And that is why ये चीज आपको यहां भी मेंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम बताते हैं सेक्शन 6 में लिखा क्या है। ये पहला पैराग्राफ जो था वो तो बहुत ही सिंपल पैराग्राफ था, जहां पे हमने बस ये बताया कि कॉन्सेप्ट कहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वहां पे हमने बताया है कि कहाँ का लीगल डिसेबिलिटी होती कितनी तरह की है। तो आप सभी को पता है ये चीज तो कि माइनर, इंसेन एंड इडियट आर लीगली डिसेबल्ड पर्संस, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको एक एक करके इन तीनों टर्म्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है आपके पास इतना समय नहीं हो कि आपको, या फिर क्वेश्चन छोटा हो, इतने मार्क्स का नहीं हो तो आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन लीगल डिसेबिलिटी पे है तो उन 3 लीगल डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको माइनॉरिटी, इंसेनिटी और इडियोसी, इन तीनों को ही एक्सप्लेन करना है। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, ये सब चीजें कॉन्टिन्यूएशन में ही चल रही है क्योंकि पीपीटी का फॉर्मेट है, इसलिए शायद थोड़ी दिक्कत हो आपको समझने में, लेकिन सारी चीजें ही कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है। तो माइनर के बारे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं और देखिए हमने क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट द एज ऑफ मेजोरिटी इज 18 ईयर्स, और जहाँ पे गार्जियन अपॉइंट होता है वहां पे 21 साल है।
यहाँ तक काफी है। अगर समय नहीं है तो इसके नीचे जो चीजें हैं वो आप अपने वो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी की डेफिनेशन तो देनी ही पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर समय है तो पूरा लिखिए, ये भी लिखिए कि चाइल्ड इन वूम को भी हम माइनर ही कंसिडर करते हैं, उसे हम इन्फेंट उसे भी हम इन्फेंट ही मानते हैं और उसे माइनॉरिटी की डेफिनेशन में ही लेते हैं, ये भी चीज लिखिए। इसके अलावा नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे इंसेनिटी। तो इंसेनिटी क्या है, व्हाट इज इंसेनिटी, क्या इंसेनिटी का मतलब लीगल इंसेनिटी है या फिर मेडिकल इंसेनिटी है। तो यही चीज आपको अपने आंसर में क्लियर करनी है। आप इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि इंसेनिटी का मतलब है लीगल इंसेनिटी, इंसेनिटी का मतलब मेडिकल इंसेनिटी नहीं है। इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई केस लॉ है, और केस लॉ होने चाहिए, लॉ का एग्जाम दे रहे हो, केस लॉस पूछे जाते, केस लॉस नहीं भी पूछे जाए तो भी आपको अपने आंसर को उससे बैक करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल डायरेक्ट केस लॉ है जो कि इसी पॉइंट पे बात करता है, एस के यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद आप उसमें बताइए कि क्या कहा गया था इस केस में, बहुत ब्रीफ में। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं लीगल इंसेनिटी के बारे में, तो एस के यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बताया था कि जो इंसेनिटी है वो लीगल इंसेनिटी है, ना कि मेडिकल इंसेनिटी, राइट। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये चीज लिखना कि पर्टिकुलर पर्सन इंसेन है या नहीं, उसको हमें कंसिडरेशन, उसमें हमें बहुत सारे कंसिडरेशन देखने पड़ेंगे, जैसे कि बिहेवियर, एंटीसीडेंट, उसके और भी चीजें, जो उसका पास्ट बिहेवियर था, जो उसके कंडक्ट था, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी टू चेक वेदर ही इज इंसेन और नॉट। ये वाला पार्ट जो है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट है वो है कि इंसेनिटी क्या है, वो आपको जरूर बताना चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि केस लॉ के साथ साइटेशन देना है क्या। अगर आप साइटेशन दे सकते हो, नथिंग बेटर देन दैट, बिल्कुल दीजिए। लेकिन अगर नहीं भी दे सकते हैं तो दैट इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। साइटेशन नहीं भी दे रहे हैं, दैट इज ओके। हाउ एवर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि केस लॉ के साथ ईयर तो रखिए, पूरा साइटेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने लैंडमार्क केसेस है उन लैंडमार्क केसेस में आपको ईयर लिखना चाहिए। ठीक। इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, जहां पे हम इडियोसी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है इंसेनिटी और इडियोसी में क्या डिफरेंस होता है। इडियट वो पर्सन होता है जो कि बर्थ से ही मंद बुद्धि रहा हो, यानी वीक माइंडेड रहा हो, जिसको डेज ऑफ द वीक याद ना हो, जिसको मंथ याद ना रहते हो, जो काउंट नहीं कर पाए, ऐसा। और इंसेन वो होता है जिसको बर्थ के बाद कभी सब्सिक्वेंटली इंसेनिटी हुआ है, जिसको किसी प्रॉब्लम की वजह से इंसेनिटी हुआ है। ये होता है डिफरेंस बिटवीन इंसेन एंड इडियट। तो ये डिफरेंस आपको भी अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि तीनों कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन तो करना ही है, तीनों को जितना आपको लेंथ ठीक लगे। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा आंसर लिखते हैं तो भी आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो भी दैट इज ओके। जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको सारी एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद हम आते हैं कि सेक्शन 6 क्या कह रहा है। अभी तक देखिए हमने क्या बताया है, हमने अभी तक ये बताया है कि लीगल इंसेनिटी तीन तरह की होती है, और उन्हीं तीनों को हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि सेक्शन 6 में क्या होता है। तो इसके बाद जब आप ये बता दें कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है, तो उसके बाद फिर आप आएंगे सेक्शन 6 पे, कि सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी के बारे में ये बातें करता है। यहाँ पे भी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमने यही लिखा है कि लीगल इंसेनिटी में जो लोग आते हैं, यानी इंसेन या माइनर या इडियट, इन लोगों को एग्जेम्पशन है टू फाइल अ सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर। ये लोग चाहें तो उस पीरियड के बाद भी जब इनकी इंसेनिटी खत्म हो जाए, इडियोसी खत्म हो जाए, या फिर इनकी माइनॉरिटी खत्म हो जाए, उस पीरियड के बाद ये लोग चाहे तो सूट फाइल कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज आपको भी अपने आंसर में मेंशन करनी है, दिस इज एसेंशियल। इसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 6 अभी हमने लिखा ही नहीं था, अभी तो हमने बस उसके लीगल डिसेबिलिटी को हमने डिस्कस किया था। अब सेक्शन 6 में क्या है वो भी बताना है। तो नाउ अब हमने सेक्शन 6 डिस्कस कर लिया है। अब लॉजिकली हमें क्या करना चाहिए, लॉजिकली अब हमें सेक्शन 6 के एसेंशियल लिखने चाहिए।
एसेंशियल लिखना बहुत जरूरी होता है, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल्स आप लिखते हो ना, तो वो आप ब्रेक डाउन करते हो कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे वो समझने में इजी होता है, और जिससे ये आपको एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट का ग्रास्प अच्छे से है, आपको ये पता है कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हैं और कितनी चीजें इंक्लूडेड है, कितनी चीजें एसेंशियल है। सो इसके बाद हम लिखेंगे सेक्शन 6 के सारे ही एसेंशियल्स, सारे के सारे एसेंशियल लिखना है, कुछ मिस नहीं करना है। अच्छा, एसेंशियल जब हम लिखते हैं तो जबरदस्ती पॉइंटर्स नहीं बढ़ाइए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वही लिखिए, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। इसके बाद अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने इंट्रोडक्शन में ही सेक्शन 7 भी लिखा है, सेक्शन 8 भी लिखा है, सेक्शन 9 भी लिखा है, तो अब आपको इनको भी ब्रीफ में बताना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 7 देखो तो सेक्शन 7 भी थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसको आपको अपने वर्ड्स में छोटा करना है। जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप अपने आंसर को, किसी सेक्शन नंबर को छोटा कर रहे हो या फिर किसी को अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। हाउएवर, आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज वही यूज करनी है जो सेक्शन में यूज की गई है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो आपको इंक्लूड करने ही चाहिए अपने आंसर में, राइट? तो यहाँ पे जैसे हम देखें लीगल कैपेसिटी में, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से लीगल कीवर्ड्स यूज किए हैं, तो कॉन्करेंस ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन 7 इसी बारे में बात करता है। तो अगर ये वर्ड मिसिंग होगा या फिर इस वर्ड का आप सब्सटीट्यूट कुछ देखोगे, तो उससे इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कुछ अपने वर्ड्स में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स वही यूज करिए जो आपको सेक्शन में बताया है। इसके बाद हमने इसे एक एग्जाम्पल से समझाया है। आप चाहे तो एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं, लेकिन जैसे एसआरए हुआ या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, ये वाले जो सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन देना चाहिए। इलस्ट्रेशन देने से आप एग्जामिनर को ये बताते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता है, तो इलस्ट्रेशन अगर दे सके तो दीजिए। यहाँ पे इतना इसेंशियल नहीं है, इसे थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है अगर आप चाहे तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है इस आंसर को लिखने के लिए तो। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 एक्सेप्शन बताता है सेक्शन 6 एंड 7 का, राइट? तो वो क्या बताता है वो बताना है, और बिल्कुल छोटी तरीके से बताना है। नाउ एक चीज का ध्यान रखिए कि सेक्शन 6 से डायरेक्टली सवाल आया है, तो आपका मेजर पार्ट जो होगा वो सेक्शन 6 को ही डील करता होगा। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 6 छोटा सा लिखा है और फिर सेक्शन 7 सेक्शन 8 आपने बहुत डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, ऐसा नहीं। आपको यही चीजें बैलेंस करनी है। आपसे अगर सवाल किसी डायरेक्ट सेक्शन से पूछा है तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको अपने आंसर में उसी को देना पड़ेगा। उसके बाद फिर उससे जो रिलेटेड सेक्शन है वहां पे आपको उनकी बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी देखिए हमने सेक्शन 7 को भी 3-4 लाइन में खत्म कर दिया था, सेक्शन 8 को भी हमने बहुत ही कम उसमें समझाया है, बहुत कम चीज वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 8 तक लीगल डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम लीगल डिसेबिलिटी का एक्सेप्शन बताएंगे, जहां पे एक बार समय चलना शुरू हो गया तो वो रुकेगा नहीं, जो प्रिंसिपल कहाँ दिया है, सेक्शन 9 में दिया है। तो सेक्शन 9 भी आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। अगर आप सेक्शन 9 मेंशन करते हैं तो ये आपके आंसर को एक अच्छा कंक्लूजन देता है, ये आपके आंसर को एक अच्छा इसको एक अच्छी तरीके से टाई अप करता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कंक्लूजन में इस बारे में भी बात करनी चाहिए, राइट? तो अगर आपने सेक्शन 9 तक बता दिया है, दैट इज इट, इतना आंसर सफिशिएंट है, इसके ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन, अब आप पूछेंगे कि केस लॉ क्या सिर्फ एक ही काफी है? तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी केस लॉ नहीं भी पूछा गया है एंड उस पॉइंट पे केस लॉ है, कोई सब्सटैंटिव लॉ है, और सब्सटैंटिव लॉ में तो केस लॉस बहुत होते ही है, तो अगर आपसे वहां नहीं भी पूछा गया है तो भी ऐड करिए केस लॉस, वो इम्पोर्टेंट है, वो अच्छा दिखता है आंसर में। इट शोज कि आपने सिर्फ बेरैक नहीं पढ़ा है, आपने इसकी कॉमेंट्रीज भी पढ़ी है, आपने इस टॉपिक पे रिसर्च किया है। तो इसीलिए जहां नहीं भी पूछा है वहां 1 से 2 केस लॉस लिख दीजिए। दूसरी चीज, केस लॉ कहाँ डालना है? तो देखिए अभी इस आंसर में हमने एक केस लॉ इनकॉर्पोरेट किया था आंसर के बीच में ही, राइट? एक केस लॉ हमने आंसर के बीच में ही लिख दिया था, क्योंकि वो केस लॉ डायरेक्टली हमारा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, राइट? नाउ अगर कोई और केस लॉ है जो हमें इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमारे पास है, तो आप उसे एंड में भी दे सकते हैं। जैसे जैसे ये दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह का जो केस है, उसे हमने एंड में दे दिया है।
तो ऐसे ही आप भी चाहे तो केस लॉ एक दो जितने भी है उसको एंड में दे सकते हैं। नाउ एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि केस लॉ का नाम पता है लेकिन ये नहीं पता कि उसमें हुआ क्या था, तो फिर उस केस को देने का कोई सेंस नहीं बनता। आप केस का नाम लिख के खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ तो बताना पड़ेगा उस केस में कि किस बारे में केस लॉ है, किस क्या चीज हेल्प की गई थी, क्या हुआ था, ये कुछ चीजें तो आपको बतानी ही चाहिए। एंड दैट इज वाई यहाँ पे भी, इस केस में भी आपको थोड़ी चीजें तो एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी। बिना कुछ एक्सप्लेन किए सिर्फ केस का नाम मत दीजिए, इट डज नॉट लुक गुड, इट डज नॉट इम्प्रेस द एग्जामिनर। इट लुक्स कि आपको कुछ पता है पर पूरा नहीं पता है और आपने अपनी हाफ बेक नॉलेज अपने आंसर में दे दी है। दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। एंड दैट इज वाई केस लॉ के साथ कुछ ना कुछ तो लिखिए। अगर केस लॉ इतना लैंडमार्क है कि सभी को पता है ये किस चीज से रिलेट करता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। जैसे केशवानंद भारती का केस, मैं अगर आपको केशवानंद भारती बोलूंगी तो आपको पता ही है किस बारे में बात करता है, तो आपको यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि वो किस बारे में बात करता है, क्या क्या चीजें उसमें हेल्प की गई थी। वो केस एक्सेप्शनल केस कैटेगरी में आ सकता है। सिमिलरली मेनका गांधी वगैरह के जो केसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लैंडमार्क केसेस है, वहां पे आप ये चांस फिर भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में ये नहीं करिएगा। अगर केस लॉ कोई है तो उस केस लॉ को आपको एक लाइन में दो लाइन में ये बताना चाहिए कि वो किस चीज से रिलेट करता है। सो दिस वॉज इट, इतना ही आपका आंसर है। एक केस लॉ मैंने और डाल दिया है, आप चाहे तो इसको दो केस तक ही लिमिट करके रख सकते हैं। दो केसेस बहुत होते हैं, मैंने तीन डाल दिए हैं, ताकि अगर आप इनमें से दो भी याद रख पाए तो आपके लिए बेटर है, राइट। सो दिस वॉज इट, यही था आंसर। आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि कैसे इस आंसर को अटेम्प्ट करना है, और कुछ नहीं तो रिवीजन तो हो ही गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।